हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की ये वीडियो 8 जनवरी 2020 यूपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षण विधि का सॉल्व पेपर होगा। कृपया वीडियो पूरा देखें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, गार्डन ने। गार्डन ने बहुविमात्मक प्रज्ञा या बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने सन 1983 में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गार्डनर के अनुसार बुद्धि का स्वरूप एकाकी ना होकर बहुप्रकारीय होता है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। नंबर 1, वैयक्तिक परबुद्धि। नंबर 2, वैयक्तिक स्वबुद्धि। और नंबर 3, संगीत बुद्धि। नंबर 4, गतिक बुद्धि। नंबर 5, स्थानिक बुद्धि। नंबर 6, तार्किक गणितीय बुद्धि। नंबर 7, भाषाई बुद्धि। और नंबर 8, प्राकृतिक बुद्धि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, डिसलेक्सिया में ये करने में कठिनाई होती है, अर्थात क्या करने में कठिनाई होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पढ़ने में और वर्तनी में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता विकार है जिसके लक्षण हैं वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप होना, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को ना पहचान पाना और शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर करके पढ़ना। ये सभी डिसलेक्सिया के लक्षण में आते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और शिक्षक की भूमिका बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। और नंबर 3, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और नंबर 4, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। अर्थात जो बच्चे सीखने में अक्षम हैं उन्हें अतिरिक्त समय देना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रेरित करना चाहिए ताकि वे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें, साथ ही अपनी जिज्ञासा का समाधान कर सकें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शारीरिक विकास से। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। दूसरे शब्दों में कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है अथवा व्यक्ति के स्वभाव विकास को वृद्धि कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव विकास का प्रारंभ होता है, अर्थात मानव विकास का प्रारंभ कहाँ से होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्भावस्था से। गर्भाधान के साथ ही विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है तथा ये जन्म के उपरांत शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था व जीवन पर्यंत निरंतर किसी न किसी रूप में चलती रहती है। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया एक निश्चित क्रम में और निरंतर चलती रहती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गर्भावस्था से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, R.M. गैनी।
द कंडीशंस ऑफ लर्निंग के लेखक हैं R.M. गैने और थार्नडाई की पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक, B.F. स्किनर की पुस्तक द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर और I.P. पावलोव की पुस्तक है कंडीशंस रिफ्लेक्स व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान, हमला तथा विरोध की अवस्था है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 36 मिनट। सूक्ष्म शिक्षण के 6 भाग होते हैं जिन्हें 6-6 मिनट में बांटा गया है। नंबर 1, पाठ योजना का निर्माण करना 6 मिनट में, शिक्षण 6 मिनट का शिक्षण, प्रतिपुष्टि या पोषण 6 मिनट का, पुनः पाठ योजना 6 मिनट, पुनः शिक्षण फिर 6 मिनट और पुनः प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है फीडबैक 6 मिनट। तो ये टोटल 36 मिनट का सूक्ष्म शिक्षण कराया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। शिक्षण का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रॉस। सीखने में पठार की परिभाषा रॉस ने इस प्रकार दी है। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य का कथन है, सीखने में वक्र को इस प्रकार परिभाषित किया है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, रॉस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। समस्यात्मक बालक वे बालक होते हैं जिनके व्यवहार तथा व्यक्तित्व इस सीमा तक असामान्य होते हैं कि वे घर, विद्यालय तथा समाज में समस्याओं के जनक बन जाते हैं। वे वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के होते हैं, जैसे चोरी करने वाले बच्चे, विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे आदि। ऐसे बालकों के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को परामर्श देना चाहिए। बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहन तथा पुरस्कार दिया जाना चाहिए। मधुर तथा सहयोगात्मक व्यवहार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों की रुचि और अवधान से, छात्रों की सक्रिय सहभागिता से और छात्रों की क्रियाशीलता आदि से संबंधित है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल, नाटक, निबंध, प्रतियोगिता और शैक्षिक भ्रमण, अंताक्षरी आदि क्रियाएं आती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, छात्रों के सर्वांगीण विकास से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम तथा उनके
सहयोगियों ने सन 1956 में शिक्षण अधिगम के उद्देश्य का वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जबकि कोहलर, मैक्स वर्दीमर और कुर्टकोफ तथा कुर्टलेविन ने मिलकर अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत प्रतिपादित किया तथा थार्नडाइक ने अधिगम का संबंधवाद सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे प्रयत्न और भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने से लिया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है, जबकि अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना होता है, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थितियों का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य है छात्रों व शिक्षकों के बीच मानसिक समरता स्थापित करना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। यह हमने पहले ही सुमेलित कर दिया है, तो इसके सही उत्तर इनके सामने लिखे हुए हैं। एनिमल इंटेलिजेंस थार्नडाइक द्वारा, पुनर्बलन की अनुसूची स्किनर द्वारा और सारगर्भिता का नियम गेस्टाल्टवादियों द्वारा और अनुकूलन प्याजे द्वारा। ये सभी सिद्धांत इन लोगों द्वारा दिए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। और अंतः संबंध का सिद्धांत कहता है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध होता है। तथा एकीकरण का सिद्धांत कहता है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है। विभिन्न प्रकार की एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। और अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण और न केवल वातावरण के कारण वरन दोनों की अंतःक्रिया के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारतीय संविधान में 86वां संशोधन अधिनियम 2002 शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 21 में एक नया खंड जोड़कर अनुच्छेद 21A बनाया गया, जिससे शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य को 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मैकडूगल। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1908 में मैकडूगल द्वारा किया गया। उनके अनुसार मानव मस्तिष्क में कुछ जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं जो मानव के सभी विचारों तथा क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती हैं। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात और मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बताते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गिलफोर्ड ने। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है तथा वुडवर्थ के अनुसार नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम करने की प्रक्रिया है तथा स्किनर के अनुसार अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है और किरो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, गिलफोर्ड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सूची ए तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए। ये पहले से ही हमने सुमेलित कर दिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ब्रूनर का होगा संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान तथा आशुवेल का अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान, ग्लेजर का बुनियादी शिक्षण प्रतिमान तथा गार्डन का साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समस्या की पहचान। समस्या समाधान विधि से तात्पर्य तर्क द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रक्रिया से होता है। समस्या समाधान विधि के 5 चरण होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला समस्या की पहचान करना, दूसरा परिकल्पना का निर्माण करना, तीसरा तथ्यों का संकलन या आंकड़ा संग्रहण, चौथा व्यवस्थापन तथा विश्लेषण करना तथा पांचवा परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थिति में परीक्षण करना। ये सभी समस्या समाधान के चरण होते हैं, लेकिन समस्या समाधान का प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। बालक का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली जब होता है जब बालक के संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होता है, क्योंकि शिक्षण अधिगम किए फलस्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन इन्हीं तीनों पक्षों में हो सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रस्तुतीकरण।
स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं। स्किनर ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन की सर्वाधिक तथा प्रभावशाली भूमिका बताई है। इनके अनुसार पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अपेक्षित अनुक्रिया के प्रतिफल के रूप में किसी एक ऐसे सुखकारी उद्दीपक की प्रस्तुति है जो प्राणी को अपेक्षित अनुक्रिया बार बार करने के लिए प्रेरित करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, आंत प्राज्ञ अवस्था। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को 3 स्तरों में बांटा है। नंबर 1, क्रियात्मक अवस्था, नंबर 2, प्रतिबिंबात्मक अवस्था, नंबर 3, संकेतात्मक अवस्था। आंत प्राज्ञ अवस्था जीन पियाजे द्वारा बताए गए संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की दूसरी उप अवस्था है जो 4 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। इनका सही क्रम होगा हमने इनका पहले ही सही क्रम लगा दिया है। तो पहला होगा खोज अन्वेषण, तथा दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण अथवा परिपाक, चौथा संगठन और व्यवस्था, और 5वां वाचन अभिव्यक्तिकरण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अनुमूल्यन। B.S. ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र में वे उद्देश्य होते हैं जो ज्ञान के पुनः स्मरण या पहचान तथा बौद्धिक योग्यताओं व कौशल के विकास से संबंधित होते हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक क्षेत्रों के उद्देश्य को 6 भागों में विभाजित किया है। नंबर 1, ज्ञान, नंबर 2, बोध, नंबर 3, अनुप्रयोग, नंबर 4, विश्लेषण, नंबर 5, संश्लेषण, और नंबर 6, मूल्यांकन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, निम्न में कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, लंबवत। सीखने की मात्रा तथा समय अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं: सरल रेखीय वक्र, उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र और मिश्रित वक्र। लंबवत वक्र नहीं होता, इसकी जगह होता है सरल रेखीय वक्र। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।